नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में 2027 चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष बीजेपी के साथ विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी तैयारियों में जुटी है। सरकार ने 17 दिसंबर से एक अभियान की शुरुआत की है, जिसे लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड की सत्ता में 2017 से बैठी बीजेपी की सरकार 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत करने वाली है, जिसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। 45 दिनों तक के इस अभियान में अलग अलग न्याय पंचायतों तक सरकार के 23 विभाग पहुंचेंगे, जिसे लेकर कई तरीके के दावे किए जा रहे हैं और इसे लेकर विपक्ष तंज कस रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर 17 दिसंबर से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत होने जा रही है। सरकार आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत करने वाली है। अभियान का मकसद प्रदेश की हर ग्राम न्याय पंचायत तक पहुँचना है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि अधिकारी या कर्मचारी तमाम हमारा जो जो विभाग होते हैं वो हर स्कीम को लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए सरकार ने निर्देशित करने का काम किया है और कैंप के माध्यम से भी और घर घर तक हमारी सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे अधिकारी कर्मचारी करने का काम करेंगे और इसी के लिए निर्देशित दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और कैंप के माध्यम से भी जो योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की हों और या केंद्र सरकार की हो, उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का जो एक लाभ लोगों को मिलना चाहिए, उसके लिए हमारे अधिकारी काम करेंगे। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनको लोगों को मालूम नहीं होता उनके बारे में, तो मुझे लगता है कि ये सारी योजनाएं जब लोगों तक पहुंचेगी तो उनका सबका फायदा हमारे उस जनमानस को मिलेगा। जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी हैं, गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर भी हमारा कर्मचारी जब पहुँचेगा तो उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलने का काम होगा। जारी आदेश के मुताबिक राज्य सरकार के 23 विभागों के अधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर पहुंचकर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करेंगे। इन शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही साथ पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया जाएगा और जन समस्याओं को भी सुना जाएगा। राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण, सैनिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह, श्रम, चिकित्सा, स्वास्थ्य, आयुष, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, ऊर्जा, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, शिक्षा, पेयजल, सिंचाई, वन विभाग, कौशल विकास एवं सेवा योजन, आपदा प्रबंधन के साथ ही बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से जुड़े विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक तहसील में हर सप्ताह कम से कम 2 से 3 कार्य दिवसों में न्याय पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही शिविरों के आयोजन से पहले न्याय पंचायत स्तर पर योजनाओं से वंचित पात्र लोगों का सर्वे भी कराया जाएगा, ताकि उन्हें अभियान के दौरान सीधे लाभान्वित किया जा सके। सरकार के इस अभियान पर विपक्ष ने तंज कसा है। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब आपको याद आ रही है कि ये जो आपकी सरकार है ये जन जन की सरकार है। अब आपको ये याद आ रहा है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के कंधों पर है। शायद धामी जी पिछले जो है, अगर मैं 3.5-4 सालों की बात करूं तो अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे हुए हैं और अब कैंप लगा करके जो है सरकार की जन कल्याण जो नीतियां हैं उन जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे। तो ये जो कार्यक्रम निर्धारित किया है धामी जी ने, ये कार्यक्रम ही अपने आप में बयां कर रही है भारतीय जनता पार्टी की असली सच्चाई। कि सच तो ये है कि आपने अब तक चाहे केंद्र की योजनाएं हो कोई, चाहे प्रदेश की योजनाएं हो कोई, जनता को उसका लाभ नहीं मिला है। जनता आपके राज में सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित है। यही वजह है कि अब आपको याद आ रही है कि कैंप लगाएं और कैंप के जरिए जो है लोगों की बातें सुने, क्योंकि अब तक तो आप सिर्फ मन की बात करते आए हैं, जनता की बात तो सुनी नहीं है, चाहे वो धामी जी हो चाहे वो मोदी जी हो। तो अब आपको याद आ रही है कि कैंप लगाएंगे, जनता को कल्याणकारी योजनाएं बताएंगे, अगर कोई है तो, या तो कांग्रेस की योजनाओं को सिर्फ नाम बदल के जनता के सामने प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। बीजेपी सरकार का मानना है कि इस अभियान से न केवल योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी होगा, बल्कि प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद भी मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों से अभियान को गंभीरता से लागू करते हुए इसका अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान से प्रदेश की जनता को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में इसको लेकर राजनीति तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि सरकार ने फैसला किया है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। उत्तराखंड में 17 दिसंबर से गांव-गांव पहुंचेगी सरकार और ये बहुउद्देश्य शिविर आयोजित किए जाएंगे और इन शिविरों में सरकार अधिकारियों को गांव तक भेजेगी और जो आम लोग हैं उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। योजनाओं का लाभ, जन कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार ने चलाई हुई हैं, क्या उनका लाभ पात्र लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और तमाम खास बात यह है कि इसमें 23 विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और सभी संबंधित विभागों के अधिकारी गांव में भ्रमण करेंगे, समस्याओं का जायजा लिया जाएगा और त्वरित समाधान के लिए भी आदेशित किया जाएगा। और ये कार्यक्रम सप्ताह में कम से कम 2 से 3 कार्य दिवस में पूरे किए जाएंगे। न्याय शिविर, न्याय पंचायत स्तर पर योजनाओं से वंचित पात्र लोगों का सर्वे कराया जाएगा। प्रशासन और आम जनता के बीच संवाद मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों से अभियान में अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो हर गांव में न्याय पंचायत तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सचिव विनोद कुमार सुमन ने इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। तो धामी सरकार की एक नई पहल जिसमें जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसको लेकर अब विपक्ष के निशाने पर सत्ताधारी बीजेपी है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है और अभियान पर तंज कसा है। ये कहा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। आखिरी वक्त में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार को याद आखिरकार आ ही गई। पात्र लोगों की, गरीब लोगों की, वंचित लोगों की याद बीजेपी को 2027 के चुनाव से पहले ही क्यों आ रही है, इसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा वो अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया। बीजेपी ने क्या फैसला लिया है, पुष्कर सिंह धामी की गवर्नमेंट ने क्या आदेश जारी किया है, वो हमने आपको दिखाया है। इस मुद्दे पर हम बातचीत भी करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार के माध्यम से सरकार पात्र लोगों तक पहुंचेंगी। तो यही है आज का बड़ा मुद्दा कि आखिर जन जन की सरकार, जन जन की द्वार कैसे पहुंचेंगे और क्या वाकई में जो लक्ष्य रखा गया है उसको अधिकारी पूरा कर पाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं। प्रभा बंदुनी जी, भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर जीतराम आर्य जी, कांग्रेस के नेता हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं। राकेश मिश्रा जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उमा सिसोदिया जी मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बड़ी नज़दीकी से समाज के विषयों पर अपनी राय रखती हैं। अंकेश भंडारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए राकेश जी, शुरुआत में आज आपसे कर लेता हूं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो राकेश जी, अब देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार 2027 से पहले क्या इस पर क्वेश्चन लगाना चाहिए, जो कांग्रेस क्वेश्चन लगा रही है कि भाई अब आपको याद आई है 4 साल बीतने के बाद? देखिए, किसी भी सरकार का ये दायित्व है कि वो अपने लोगों की खैर खबर लेती रहे। प्रदेश में क्या हो रहा है, जो योजनाएं यहाँ से निर्गत की गई या केंद्र सरकार से जो निर्गत की गई, उनका समुचित धरा पर जी लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जानने का हक हर सरकार का है और जनता का है। लेकिन 4 साल बाद नहीं, या पहले साल से ही है? एक बार अभी पीछे भी ये पूरा मुहिम चलाया गया था, तो उस समय भी सरकार पुष्कर सिंह धामी जी ने निकाला था कि जन जन की सरकार और आपके द्वार, ये एक मुहिम है इनकी। अच्छा। जो चलती है, हर वर्ष चलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि सरकार को बार बार ये करना क्यों पड़ रहा है। बिल्कुल, है ना, कि तो हम सक्सेस नहीं हुआ था जब पहले चला था। योजनाएं जब चलाते हैं तो बार बार हमें इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़ा करना पड़ता है। कहीं ना कहीं से फीडबैक तो आता ही होगा ना कि हमारे अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं,
या हमारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं हो या रहा ढोल बजाकर बताना कि या- नहीं देखिए भाई हम तो जनता के लिए बहुत काम कर रहे हैं, वो तो अधिकारियों को भेज रहे हैं। हर लोग करते हैं। एक छोटा सा भंडारा लोग करते हैं ना, उसको भी सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो कांग्रेस कह रही है भाई बहुत देर से आए लेकिन आए तो सही। हाँ, लेकिन आज अगर इस मूल्यांकन की आवश्यकता इस प्रदेश के लोगों को पड़ रही है या सरकार महसूस कर रही है, तो इसका एक पहलू यह है कि हमारी योजनाओं का सही रूप से निरूपण क्षेत्र में नहीं हुआ है और सरकार आप ये कह रहे हैं कि इसका नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ। अगर सही रूप से निरूपण हुआ होता तो आज स्वास्थ्य की सेवाओं की स्थिति आप पता कर लीजिए, शिक्षा की स्थिति के बारे में पता कर लीजिए, गांव के गांव खाली हैं, स्कूल खाली है, पलायन की स्थिति को पता कर लीजिए जी। तो ये सब फिर बातें विकास नहीं का है। ढिंडोरा क्यों हाँ, पीटा जा रहा है? नहीं, विकास रोडों का हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, सरकार पैसे लगा सकती है। गांव में नहीं पहुंचा विकास। गांव, कई गांव ऐसे हैं जहां आज रोड नहीं बनी है। ठीक है, जबकि आप अपने पड़ोसी राज्य में चले जाइए, प्रभा जी हमारे तो साथ हैं गांव तक रोड बन चुकी है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जीतराम आर्य जी। प्रभा जी, अब देखिए ढिंडोरा तो पीट रही है सरकार, लेकिन 4 वर्ष में जैसा कि अभी राकेश जी बता रहे थे कि पहले भी शुरुआत हुई थी, तो चुनाव के वक्त ही 27 से पहले आपको क्यों याद आ रहा है कि 23 विभागों को अब गांव दर गांव भेजिए और ढिंडोरा पीटिए? क्या ये ढोल बजाओ और वोट लेने का काम शुरू हो गया क्या? सचिन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो विकास की राह पर ही काम करती है। और जब हम सत्ता में पहले भी हमें जनता का आशीर्वाद मिला था तो वो इसीलिए मिला था कि क्योंकि हमने जनता के लिए काम किए थे। जो हमारी योजनाएं थी, जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, वो हमने धरातल पर उतारी थी, तभी हमने इतिहास रचा था। और दूसरी बार जो एक मिथक इस राज्य का रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसको तोड़ते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा से जनता ने चुना और आज हमारी सरकार यहाँ पर चल रही है और एक कुशल नेतृत्व मिल रहा है और एक स्टेबिलिटी हमारी सरकार ने इस राज्य को देने का काम किया है। अब देखिए, जो जन कल्याणकारी योजनाएं निश्चित तौर पर अगर सरकार बनाती है, चाहे वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, वो जनता के लिए ही बनाई जाती हैं और उनका लाभ जनता को निश्चित तौर पर मिल रहा है। जगह जगह हमने देखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की योजनाएं हो। लेकिन अगर सरकार उन योजनाओं का फीडबैक ले रही है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। और ये कहना कि चुनाव आ रहे हैं तभी ये योजना घर घर चलो, ऐसा नहीं है। अगर इससे पहले ही हमने इस पे पहले भी इस विषय पर बहुत चर्चा करी है। इससे पहले ये था कि मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रवास, गांव प्रवास का कार्यक्रम रखा था, अधिकारियों के ग्राम प्रवास के हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। उनका मकसद ये होता है कि जो लोग जिला प्रभा जी, लेकिन आप इतनी बातें गिना रही हैं कि सरकार ने काम किया है तो ये मिथक टूट गया कि भाई एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, लेकिन अभी राकेश जी तो बता रहे हैं ना कि गांव के गांव खाली हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई है, सिर्फ सड़कों पर ध्यान हुआ है, वो भी जो नेशनल हाईवेज हैं, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, उन पर काम हुआ है। गांव में तो अभी भी वही हाल है। नहीं सचिन जी, देखिए मैं इस पे ये कहना चाहूंगी, निश्चित तौर पर मैं ये नहीं, ये तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमने अपना स्थापना दिवस मनाया था, उन्होंने खुद ये कहा था चुनौतियां हैं। हमने ये नहीं कहा है कि हमने 100% जितने भी गांव है या हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, सारी सड़कें हमने बनवा दी हैं, लेकिन जितना हमने विकास कार्य किया है वो अपने में अद्वितीय है। इससे पहले इतना विकास कार्य कभी भी पहाड़ों पर नहीं हुआ है। अगर आप पलायन की दृष्टि से देख लीजिए तो आज हमारी सरकार है जो हम ये काम कर रहे हैं कि जो हमारे प्रवासी उत्तराखंड के गांव से माइग्रेट होकर चले गए हैं बाहर, उनको वापस लाने के लिए ठीक है, आप कह रही हैं कि भाई जो पलायन हो रहा था अब रिवर्स पलायन कर रहे हैं आप लोग। प्रभा जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अपनी सरकार की बहुत ज्यादा उपलब्धियां गिना रही हैं। जीतराम आर्य जी, क्या ये वाकई में मान लिया जाए, देखिए आपकी प्रवक्ता भी कह रही हैं कि भाई बहुत देर कर दी आते आते, लेकिन ठीक है, तो आप बीजेपी सरकार का, धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत तो जरूर करेंगे कि भाई ठीक है, कम से कम अधिकारियों की ड्यूटी तो लगाई है, 23 विभागों की, वो गाँव गाँव जाएंगे, समस्याएं सुनेंगे। आर्य जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए आर्य जी को कनेक्ट कीजिए, तब तक मैं अंकेश भंडारी जी आपसे पूछना चाहता हूं इस सवाल कि आपको नहीं लगता कि ऐसे फैसलों का स्वागत होना चाहिए जब कोई सरकार जनहित में इस तरीके के काम करती है? सचिन जी, निश्चित रूप से स्वागत होना चाहिए, लेकिन बहुत लेट हो चुकी है। आप मानिए कि 4 साल गुजर चुके हैं और 5वें साल में आप चुनाव के दौर में, तो निश्चित रूप से प्रश्न उठने भी लाजमी है कि सरकार की नीति नियति पे भी क्वेश्चन तो उठेंगे ही और उठने भी चाहिए, क्योंकि आप 4 साल जो है कुंभकर्ण निंद्रा में आप सोए हुए थे और 5वें साल आपको अचानक जनता की याद आ गई। कैसे?
नहीं वो काम आपने कर जो रहे हैं, इसीलिए है तो 22 में रिपीट देखिए हुए ना भंडारी जी। वो देखिए वो तो बिल्कुल अब प्रभा जी रिपीट भी कह रही हैं कि भाई अगर हम काम ना करते तो रिपीट थोड़ी ना होते, अब कुछ कर रहे होंगे तभी सचिन रिपीट जी हो रहे हैं ना, मैं फिर यही तो कांग्रेस कह कहाँ है? नहीं ठीक है आप मैं आपकी बात मानता हूँ निश्चित रूप से जनता ने जनादेश आपको दिया है और आप सत्ता में बैठे हैं लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जनता के जो समस्याएं हैं उनका निराकरण ना करें। जनता ने इसलिए थोड़ी चुना है आपको कि आप उनकी कौन सी समस्याओं के समस्या है जिनका आप निराकरण देखिए नहीं हो रहा है आज अंकेश देखिए जी? आप पहाड़ों में भालू और गुलदार का लगातार हमला चल रहा है। आप एनिमल्स देखिए एनिमल जी वाइल्ड बिल्कुल एनिमल्स की बिल्कुल प्रॉब्लम है। संघर्ष चल रहा है और आप उसमें आप पूरे सिस्टम जो है विफल हो चुका है। उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से आपदा पूरे प्रदेश में आपदा या आपदा के दौरान आपने देखा होगा पूरा जो सरकारी तंत्र था वो किस तरह से फेल हुआ। आज आप देखें ना तो आपने पुनर्वास की व्यवस्था करी, ना आपने विस्थापन की व्यवस्था की, ना तो आपने उन आपदा प्रभावितों की दोबारा सुध लेने का काम किया कि वहाँ पे उनके बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था सुचारू रूप से हो पा रही नहीं हो पा रही, सड़क की व्यवस्था है नहीं है, पीने का पानी की व्यवस्था है या नहीं है, आवास की व्यवस्था तो खैर आप वो भगवान भरोसे आपने छोड़ दिया है। सिर्फ आप अपने जो एहसान गिनाने का आप जरूर काम करते कि हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे गए, कठिन परिस्थितियों में गए, उन्होंने इतना पैसा दिया उतना पैसा दिया, लेकिन धरातल में जब हम बात करते हैं तो चेक भी बाउंस हुई है, आप बता नहीं रहे हैं। आप ये नहीं बता रहे कि आपने जो है जो राजस्व अधिकारी जो आपने नियुक्त किए हुए हैं जो वहाँ पे धरातल निरीक्षण करने नहीं जा रहे हैं, अब जाकर के जो है कहीं पर जा भी रहे हैं तो वहाँ पे जो है उनसे चलिए प्रभा जी जवाब घूस दे लिया जा दीजिए, रहा फिर है। मैं उमा जी के पास तो जाऊंगा और तमाम कांग्रेस चीजें नेता हैं, से भी देखिए, सवाल जवाब होंगे। जी प्रभा जी जवाब दे दीजिए। सचिन जी जी हाँ देखिए सचिन जी मैं ये कहना चाहूंगी आरोप लगाना बहुत आसान होता है और आज मेरे को लगता है कि जिस से यूकेडी का भी मैं कहूंगी कि इनसे ये पूछ लीजिए, ये अपने आप को क्षेत्रीय दल बोलते हैं, इनका कौन सा संगठन वहां पर खड़ा है? क्या जनता अगर क्षेत्रीय पार्टी है तो कम से कम बदौली जी अगर आप आप भूल राष्ट्रीय गए दलों के सबसे बारे में पहले ये कहते उत्तराखंड हैं, क्रांति दल ही थी जो वहाँ पे उत्तरकाशी में जब धराली में आपदा आई थी उस समय उत्तराखंड क्रांति दल के लोग वहाँ पे थे। महिला मोर्चा की जो हमारी अध्यक्ष हैं मेजर संतोष भंडारी जी, वो लगातार उन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लगातार रही हैं और उन्होंने वहाँ पर जो आपदा प्रभावित लोग थे उनको जो है लगातार वहाँ पे राहत मुहैया कराने का काम किया उस कठिन परिस्थितियों में भी। आपके कार्यकर्ता कहाँ थे उस समय ये बताइए ना? आपके पास तो सारी सरकारी मशीनरी है, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए वहाँ पे। और आज आपने देखिए इतना सरकारी मशीनरी होने के बाद जवाब अंकित जी जवाब ले लेते हैं, फिर हमें उमा जी से बात करनी है। जितना अभी भी सुन काम लेते हैं कर रही अंकित है वो जी। सरकार वहां पर कर रही है। किसी भी तरह की वहां पे घटनाएं घटित हो रही है तो हमारी सरकार उनको सहायता दे रही है और हम जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है काम करना, लेकिन जिस प्रकार क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते आप बिल्कुल नकारते हो सरकार के काम को तो मुझे बदौली लगता जी है आपको आपको याद इस ये रखना नकारात्मक चाहिए कि आप से सत्ता में काम बैठे हैं, हम नहीं बाहर बैठे हैं आना सत्ता में, हम आपसे आप प्रश्न कांग्रेस पूछेंगे। की राह पर मत चलिए चलिए। उमा जी आप बताइए, अगर सत्ता में नहीं है तो सिर्फ सवाल उठाएंगे, सरकार कुछ ऐसे फैसले भी तो करती होगी उमा जी की जिनकी प्रशंसा होनी चाहिए, जिसमें से एक ही फैसला हुआ है अगर अधिकारी नहीं जाएंगे तो आप कहेंगे अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, अब जा रहे हैं तो उसको भी लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए सचिन जी, मैं इस बात का स्वागत करती हूँ कि सरकार अपने अधिकारियों को थोड़ा सा नकेल कस रही है कि आपको जो काम दिया है वो आप करें, लेकिन आप ये आखिरी वर्ष है, इस समय अगले साल हमारे यहाँ चुनाव हो जाएंगे 2027 में, 2026 समझ लीजिए कि हमारा शुरू हो चुका है। तो आखिरी वर्ष में आपको सुध आई है कि अधिकारियों को गांव में भेजा जाए। हो सकता है जैसे कि अभी राकेश जी ने कहा कि पहले भी गए हैं, ठीक है, आपने 1000 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी की छवि को सुधारने के लिए आपने खर्च कर दिए। क्या उन 1000 करोड़ रुपयों से आप अपनी योजनाएं जन जन तक नहीं पहुंचा सकते थे? मैं समझती हूँ पहुंचाई जा सकती थी। आप लगातार टीवी पर ऐड देते, अखबारों में ऐड देते कि ये योजनाएं हैं, ये योजनाएं हैं, ये योजनाएं हैं, और अपने अधिकारियों को आप टारगेट देते कि देखिए इतनी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में इतने लोगों को इसका लाभ दीजिए। आप जाइए घर घर तक और लाभ दीजिए। जो अधिकारी जितने ज्यादा लोगों को लाभ दिलाएगा उसको कुछ प्रमोशन दिया जाएगा या कुछ भी उसके लिए। तो आप उस फैसले का स्वागत कर रही हैं धामी जी के? देखिए आप बिल्कुल गांव में आप अधिकारियों को भेज रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वाकई में ऐसा महसूस होता है कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। ये आपने प्रशंसा भी कर दी और ये भी कह दिया कि चुनावी स्टंट है। एक चीज और जरूर कहना चाहूंगी कि आज अधिकारी गांव में जाएंगे, उसके बाद आप योजनाएं बताएंगे, उसके बाद आप लाभार्थियों को ढूंढेंगे, उसके बाद आप लाभार्थियों को लाभ देने की कोशिश करेंगे और कुछ महीनों के बाद हमारे आचार संहिता लग जाएगी, तो कितने लाभार्थियों को आप लाभ दे पाएंगे? चलिए जीतराम आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। जीतराम जी, आपकी पार्टी की प्रवक्ता को मैंने अभी सुना जो कह रही है कि भाई चलिए देर आए दुरुस्त आए, ठीक है आप काम कर रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करती है? जैसा कि उमा जी ने कहा कि अब चुनावी साल है तो आपको याद आ गई, तो क्या आप भी निशाना ही साधेंगे या प्रशंसा करेंगे सरकार? मेरा कहना यह है कि शायद आपको भी, आप लोगों को भी ध्यान होगा, माननीय त्रिवेंद्र रावत जी के समय में रिवर्स प्लान आयोग जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस.एस. नेगी,
शायद आपको होगा, भारतीय जनता पार्टी ने ही रिवर्स लाइन आयोग बनाया था। डॉक्टर एस नेगी उसके अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में उसका कार्यालय पौड़ी में खोला था, लेकिन वो देहरादून बैठे थे। वो रिवर्स लाइन आयोग था, उसका क्या नतीजा हुआ आज तक? फिर से वही क्या कहते हैं वो पुराने उसमें एक नया शिकुबा छोड़ा आपने, जो है पुराने बस्ते में एक नया आपने वो डाल दिया, शिकुबा डाल दिया। तो ये भाजपा का ये ठीक कह रहे हैं कि वो ये जो चुनावी वर्ष में है, इन्होंने जो कहा कि हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, वोटर तक जाएंगे, तो ये उनका प्रचार तंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। ये प्रचार तंत्र बता रहे हैं आप, यानी कि ये प्रचार करने का माध्यम है। जनता की कोई सुनवाई इसमें नहीं होने वाली क्या विधायक जी? जनता की कोई सुनवाई नहीं है। अगर होता तो इस 10 साल में शायद रिवर्स लाइन आयोग ठंडे बस्ते में नहीं जाता। तो अधिकारियों से क्या चुनाव प्रचार का काम कराएगी बीजेपी? अब चुनावी साल है तो नहीं, इनके कार्यकर्ता जाएंगे, जो इनके ये कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है कि कार्यकर्ता जाएंगे वोटर के पास और वोटर से कहेंगे कि तुम अपना नाम यहाँ दर्ज कराओ, तुम वापस यहाँ पर आओ बिना फैसिलिटी के। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? अगर कार्यकर्ता जाकर गांव में कह रहा है कि भाई आइए, वहां ब्लॉक में अधिकारी बैठे हैं, तो उसका लाभ नहीं मिल रहा है, उसकी कहीं ना कहीं मदद हो रही है, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है जी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल हो गए, क्या 10 साल में अभी याद आनी थी उनको? वो जो मैं बता रहा हूँ चुनाव आयोग बनाया था, उस चुनाव आयोग का क्या रिजल्ट है ये भी बताए। भाजपा की जो चुनाव रिवर्स प्लान आयोग आपने बनाया था, उस प्लान आयोग प्रभा जी जवाब दीजिए, फिर मैं राकेश जी से कुछ सवाल पूछूंगा। जल्दी जवाब दीजिए प्रभा जी कि चुनावी साल है तो अधिकारियों को, कर्मचारियों को और अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है कि चलिए भाजपा का प्रचार कीजिए। देखिए सचिन जी, मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस की तो वही आदत हो गई है, अपने आप इनके पास आज कोई कार्यकर्ता है नहीं, तो जब हमारे कार्यकर्ताओं को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक अंदर से जलन इनके अंदर हो जाती है कि इनका संगठन इतना मजबूत कैसे है, इनके कार्यकर्ता हर बूथ पर कैसे अवेलेबल है, इनके पास अगर आप इनसे आज ये पूछ लीजिए गाँव में इनका कितना संगठन बन चुका है, कितने कार्यकर्ता है। इनके तो जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी है, वो तो देहरादून में भटक रहे हैं, हमारे वार्ड में भटक रहे हैं कि मुझे कहीं का बूथ अध्यक्ष बना दीजिए। तो इनकी तो स्थिति आज ही हो गई है कि इनके तो मुख्यमंत्री, मतलब मुख्यमंत्री भटक रहे हैं कि मुझे बूथ अध्यक्ष बना दो, हमें बूथ अध्यक्ष बना दीजिए। तो आप बताइए कार्यकर्ता कहाँ है? और अगर हमारे कार्यकर्ता कहीं जाके काम कर रहे हैं तो इनको लग रहा है ये डर गए हैं भारतीय जनता पार्टी से कि आज इनका संगठन इतना बड़ा है, यहाँ पार्टी में लोग आ रहे हैं, खुद चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को से जुड़े, क्योंकि उनको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो विकास की पर काम करती है, राज्यों को आगे ले जाने का काम कर रही है, एक विचारधारा वाली पार्टी है। ये वो पार्टी नहीं है कि जो राहुल गांधी जी की तरह ये कहे कि अगर दिल्ली में तो अधिकारी तो प्रभा जी कहीं काम नहीं कर रहे हैं पार्टी के लिए, कहीं एक प्रचार तंत्र का ही साधन इसको माध्यम बना लिया गया हो अधिकारियों के द्वारा। देखिए सचिन जी, काम करने का अधिकार अधिकारी ही होते हैं, जो लाभ की जो भी हमारी योजनाएं होती है उन्हीं के माध्यम से वो जनता तक पहुंचता है। अगर हमें कोई भी योजना पहुंचानी होती है, हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन वहां पर जो हमारे प्रशासनिक अमला होता है उनका उनकी जो उनके मैं कहूँगी उनके माध्यम से ही वो जनता तक। ठीक है, आप कह रही हैं कि भाई जो अधिकारी हैं उनके माध्यम से ही जन जन तक जो योजनाएं पहुंचती हैं, तो क्या उसमें सत्ताधारी बीजेपी का भी लाभ होता है? प्रभा जी मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकूंगा, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो राकेश जी, उमा जी, अंकेश जी, तमाम हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि चुनावी साल में क्या वाकई में अधिकारियों को काम पर लगाकर बीजेपी जनहित का काम कर रही है या फिर 2027 के चुनाव को साधना चाहती है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। के द्वार, क्या वाकई में 23 विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाएंगे और योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम होगा? ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये कहा था कि क्या वाकई में सरकार जनता के लिए सजग है या फिर चुनावी साल होने की वजह से चुनावी योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और जिससे चुनाव में उनको लाभ हो सके। राकेश जी, क्या वाकई में जो बातें प्रभा जी कह रही हैं कि हमारी सरकार तो देखिए दोबारा रिपीट हो गई 22 में, और अगर हम कुछ करते ना तो शायद दोबारा रिपीट ना होते, तो कह रहे हैं कि भाई सरकार ने काम किया है, आप मानते हैं कि जो बातें वो कह रही हैं वो सही हैं? अरे प्रभा जी शीर्षस्थ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो कह दिया वही सही है। रिपीट तो हो ही गई है।
इस बार फिर रिपीट हो जाएगी, क्योंकि इनकी तो जो पॉलिटिकल वो है 80 और 20। 20% की ये राजनीति करते नहीं है, 80% की राजनीति करते हैं, उसमें 52-53% वोट इनको मिल जाता है। तो 80-20 यहाँ भी उत्तराखंड में भी चल हाँ रहा है? चलेगा जी, 80-20 चलेगा। 20 में कौन हुए? 20 में अल्पसंख्यक हो गए, कुछ थोड़े बहुत अंदर तो आप ये बाहर कहना चाह वाले रहे हैं कि देखिए बीजेपी यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम का चुनाव लड़ रही है। करेगी जी, कर रही है। करेगी। वो अच्छा। तो उसको उसका संवैधानिक हक है। अच्छा, संवैधानिक हक बता रहे हैं। है ना। अब क्या है कि मैं प्रभा जी एक चीज भूल गई, ये एक प्रक्रिया है, हर साल होती है। पिछले साल भी दिसंबर में मुख्यमंत्री चले घर सबके द्वार, एक कार्यक्रम हुआ था, उसके पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था। मेरा प्रश्न प्रभा जी से ये है कि जब मुख्यमंत्री जी गए थे सबके दरवाजे पे, पिछले साल गए थे, बिल्कुल इसी ठंडी में ये लोग निकलते हैं, अच्छा, तो क्या कुछ रह गया था? कुछ योजनाएं बाकी रह गई थी, उसके लिए फिर दोबारा जाना पड़ा, या कुछ नई योजनाएं लॉन्च हो गई जो हम लोगों की जानकारी में नहीं है, उसके लिए जाना पड़ रहा है। मेरा सरकार से ये थोड़ा सा नहीं, अगर जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? अब पिछले साल भी गए थे, हो सकता है कुछ कमियां रही हो तो इस साल फिर जा रहे हैं। नहीं राकेश जी? भाई, सरकार है, सरकार के काम सरकारी ढंग से होते हैं। हो सकता है कि जैसे अभी हमारे अंकेश भाई बता रहे थे कि वो कुछ योजनाओं का चेक बाउंस हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार में जो शासन और प्रशासन में कुछ आपस में तारतम्य नहीं है और बार बार जाना पड़ रहा है। और अब तो चुनावी वर्ष है, जाना ही पड़ेगा। और मैं प्रभा जी से एक अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि प्रभा जी, महिलाओं के लिए यहाँ कुछ विशेष पैकेज आने वाला है क्या? चुनावी वर्ष है, जैसे तो बिहार में आया था। जैसे बिहार में लखपति 2 लखपति दीदी बनाई गई थी, तो आप भी महिला ही हैं और मेरे घर में भी 2-4 महिलाएं हैं, तो क्या उसका लाभ हमें भी मिल सकता है जो नई योजना आने वाली है, ऐसा कुछ? प्रभा जी बोलिए, फिर हम कांग्रेस से जवाब लेंगे। बोलिए प्रभा जी। देखिए सचिन जी, मैं ये कहना चाहूंगी, हम महिलाओं के लिए समर्पित सरकार है भारतीय जनता पार्टी, और ऐसा नहीं है कि चुनावी टाइम है तो तभी हम जन जन के द्वार जा रहे हैं। शायद ये लोग, मेरे को लगता है कि जो भूल गए हैं, इससे पहले भी जब हम लोगों से मिलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर तो विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि जब हम चुनाव जीत जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो 24/7 चुनावी मोड में ही रहते हैं। तो देखिए, हम तो अगर एक तरफ या तो दोहरा मापदंड मत अपनाइए, अगर हम चुनावी मोड में है और अब चुनाव का टाइम है, तब तो सबको निकलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग क्यों सोए हुए हैं? बिल्कुल हम सही लोग बात तो कह रहे जा हैं आप। रहे हैं ना, जनता के द्वार जा रहे हैं ना, चुनाव आ रहे हैं, तब भी गए थे, अब भी गएंगे और हम तो जाएंगे। लेकिन जो ये प्रभा बाकी जी, लोग जब हैं, ये रास्ता क्यों दोगी नहीं जा और रहे दूसरे हैं? दलों को ये जाने किस के चीज लिए, का तब तो इंतजार कर रहे हैं? ये मेरा इनसे भी प्रश्न है। दूसरा, महिलाओं के लिए देखिए सचिन जी, हमारी योजनाएं निरंतर चल रही हैं। इससे पहले हमने एकल महिला योजना देखी थी, उसमें उन महिलाओं को भी अधिकार दिए गए थे कि जो अकेली हैं, और उनको भी कई तरह के सब्सिडी दी गई थी, उनको लोन दिया गया था। इसी प्रकार से उनके बच्चे जो आश्रित थे उनके लिए भी। लेकिन देखिए, चुनाव का समय है, तो ये कहना, अगर कोई योजना निकलती है उसको इस प्रकार से देखना कि नहीं ये कोई स्पेशल चुनाव जीतने के लिए या चुनावी रणनीति के तहत, नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो जो भी काम करती है वो जन कल्याण की योजनाएं जन कल्याण के लिए अगर कर रही है। हम महिलाओं जीतराम को आर्य जी, सशक्त बनाने के लिए ठीक है, हम मैं आ काम रहा हूँ कर प्रभा रहे जी हैं, तो आपके इसमें पास। बुराई क्या है? आपने अगर बिहार का ये बार बार एग्जाम्पल देते हैं कि जब बिहार में चुनाव थे तो वहां महिलाओं को कुछ आर्थिक सहायता दी गई, तो देखिए वो इसीलिए दी गई कि जो महिलाएं घर में है उसका उपयोग करके वो क्यों ना आर्थिक रूप से सशक्त हो अब सके। वापस भी तो उनमें ले रहे हैं, कुछ हुनर जगह है, हमने वो देखा उसका कि भाई लाभ जिन्होंने उठा काम नहीं किया वो सके। पैसा वापस दो। छठ पूजा की वजह से मिला था, क्योंकि पूजा भी थी उसी दरमियान। ठीक है, जीतराम आर्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। आर्य जी, अब ये बताइए, अगर जनता और अधिकारियों के बीच अच्छा संवाद स्थापित हो रहा है और मान लीजिए किसी पात्र आदमी को अपनी पेंशन बनवानी हो, राशन कार्ड बनवाना हो या और किसी तरीके की कोई सरकारी सुविधा लेनी हो और अधिकारी उनके द्वार जा रहे हैं और उसमें बीजेपी के लोग मदद कर रहे हैं, तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ है? आप लोग भी चले जाइए जनता के बीच, आप भी कहिए कि भाई हमारे भी लोगों के काम कीजिए, अधिकारियों से बात कीजिए, या हर चीज़ में राजनीति होगी? ऐसा है, अधिकारी का काम तो जनता की सेवा करना ही अधिकारी का काम है। लेकिन भाजपा को 9 साल हो गए सत्ता में, उत्तराखंड की सत्ता में भाजपा को 9 साल हो गए। वो 9 साल में उस जनता की याद क्यों भाजपा को नहीं आई कि उनकी पेंशन लगानी है, उनको आर्थिक सहायता देनी है, उनको रोजगार देना है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी है,
उनके लिए अच्छे सड़क बनानी है, उनके लिए स्वास्थ्य की चिंता करनी है। देखिए वो आर्य काम जी, में अब क्यों प्रभा नहीं जी आए? कह रही है ना कि भाई अच्छा काम किया तभी तो रिपीट हुए 22 में, अगर ना करते तो वो कहाँ से होते? मैं हाँ। बताऊं अच्छा काम क्या किया। वोट के ईवीएम बदले, और उसका उदाहरण थराली विधानसभा है कि जिस बूथ में 253 पड़े उसमें 190 निकल रहा है, और जिसमें 190 पड़े उसमें 253 निकल रहा है। ईवीएम बदलकर बीजेपी चुनाव जीत गई क्या? जो है अगर मुझे बताएंगे तो मैं आपके सामने रिजल्ट दूंगा थराली विधानसभा की, कैसे वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी से जीत रहे हैं ये जनता से नहीं जीत रहे। तो सर हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब ये कैसे जीत रहे हैं? फिर यहाँ कौन वोट चोरी कर रहा है? जिला पंचायत का अध्यक्ष छोड़ दो, जिला पंचायतों में कितनी सीटें जीती? मैं चमोली का रिजल्ट बताओ। 22 सीटें इन्होंने घोषित की थी, 4 इनके आए जिला पंचायत में, 5 कांग्रेस का है, 1 कॉमरेड आया, 10 आए और 16 निर्दलीय आए। 16 निर्दलीय में 12 कांग्रेसी थे। तब वो जब बैलेट से वोट हुआ तब कहाँ गई भाजपा की वो जनहित की काम जो है। तो आप ये कह रहे हैं कि जनहित का कोई काम बीजेपी नहीं कर रही है, ईवीएम में धांधली हो रही है, वोट चोरी कर बीजेपी 22 में सत्ता में आ गई, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूं मैं। प्रभा जी, अब देखिए राहुल गांधी ने तो कल वोट चोर गद्दी छोड़ की बात कह दी, तो जब वोट चोर गद्दी छोड़ की बात हो रही है तो फिर काहे अधिकारी को भेज रहे हैं जनता के बीच? फिर तो ईवीएम आपके लिए बखूबी 27 में आ जाएंगे आप। वो तो दिखाना है इनको। सचिन जी, आपने खुद ही इनके प्रश्न का मुझे लगता है सही जवाब दे दिया है। इससे पहले भी मैं एक आज चर्चा में थी, वो यही इनसे बोल रहे थे कि जब आप इतने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से विपक्षी आरोप लगा रहा है कि ये वोट चोरी कर रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ रही है लड़ने की? आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप तो ये बैठ के हाथ जोड़ के मतलब हाथ बांध के बैठ गए कि हमें तो चुनाव हारना है। तो आप क्यों मेहनत करते हो? या फिर अगर आप आरोप लगा रहे हो, नहीं अगर आप आरोप लगा रहे हो तो उसके प्रूफ आप क्यों नहीं देते हो? आप तथ्यों के साथ बात करिए ना। आपके पास फैक्ट तो है नहीं, आप केवल वोट चोर करके तो आपको सत्ता मिलेगी नहीं। और अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो आप तो जनमत का अपमान कर रहे हो, आप जनता का अपमान कर रहे हो। जब आप जीत जाते हो तो ईवीएम ठीक हो जाती है, जब आप हार जाते हो तो सारा ठीक रहा। अंकेश भंडारी, अब आप ये बताइए, क्या ये बात करते नहीं हो? क्या ये बात कहना सही है? ठीक है प्रभा जी, मैं आपके पास आऊंगा। अंकेश भंडारी, क्या ये बात सही है कि भाई जब आप चुनाव नहीं जीतते हैं तो फिर आप कहेंगे वोटों में धांधली हो रही है, देखिए ईवीएम खराब हो गई है, लेकिन जहां आप स्टेट्स में चुनाव जीत रहे हैं तो वहां सब कुछ ठीक है, आप भी विपक्ष में हैं, तो सरकार अगर संवाद स्थापित कर रही है तो कोई दिक्कत थोड़ी है? जो सवाल मैंने कांग्रेस नेता से पूछा, तो आप भी उसमें सहभागिता निभा सकते हैं। सचिन जी, पहली बात तो है कि जनादेश का हम सम्मान करते हैं और सम्मान करते आए हैं। चाहे हमारे पास आज विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है, लेकिन हम 25 वर्षों से भी संघर्ष कर रहे हैं और उसके पहले भी हमने इस राज्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, ये सबको पता है। लेकिन आज भी हम सड़कों में हैं, 45 वर्ष भी हम सड़कों में रहे, आज भी हम उन मुद्दों को लेकर के लगातार सड़कों पर रहे। और जनादेश को लेकर के मेरा इस तरीके का कोई भी वो नहीं है, या हमारी पार्टी का कोई भी ऐसा वो नहीं, प्रश्न चिन्ह नहीं है कि हम जनता की जनादेश को हम नकार दें या हम उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। लेकिन उसके लिए हम लगातार संघर्ष रहते हैं। और जनता इस बार आप देख भी रहे होंगे कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में एक फिजा बदली हुई है, और उसके लिए सरकार को तभी जाकर के मजबूरन इस प्रकार के निर्णय लेने पड़े कि आपको जो है अब जनता की अचानक याद आने से लग गई, क्योंकि आपको लग गया कि जो फिजाओं में जो माहौल है वो मुफीद यूकेडी के मुताबिक मुफीद हो चुका है। पार्टी तो सत्ता में भी रही है ना, सहयोगी के तौर पर उन्होंने काम किया है, विधायक भी रहे हैं आपके, तो तब तो कांग्रेस और बीजेपी हुआ करती थी, तो वोट चोरी तब कहाँ वोट चोरी होती? सचिन जी, उस समय देखिए जब हम सत्ता में साझेदार थे तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत थे, और जिस समय जब हम सत्ता में थे तो हमने जो है कि उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सत्ता में साझेदार थे, हमारे उस समय कैबिनेट मंत्री भी थे दिवाकर भट्ट जी, लेकिन जब वो हमारे पार्टी के जो हमारे बीच जो समझौता हुआ था, अलायंस हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी से अलायंस पे खड़ा नहीं हो पाई तो वहाँ पर जो है कि हमारे नेताओं ने जो है उनसे शीघ्र अपना समर्थन वापस ले लिया था, वो आप भी जानते हैं। और उसके बाद हमने जब समर्थन वापस लिया तो आज भी जो है भले इन लोगों के द्वारा उत्तराखंड क्रांति दल को बदनाम किया गया, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहता हूं कि जो भू कानून उस समय सख्त भू कानून बनाया गया था, वो उत्तराखंड क्रांति दल के
जब कैबिनेट मंत्रालय जो हमारे दिवाकर भट्ट जी आज स्वर्गीय दिवाकर आज वो उनका निधन हो चुका है, लेकिन उनके कार्यकाल में उस समय जो है कि सशक्त भू कानून बना था, क्योंकि जो एनडी तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय 500 स्क्वायर मीटर था, लेकिन जब दिवाकर भट्ट जब बीजेपी की सरकार आई 2007 में, तो उस समय हम जो है कि सत्ता में आए, सत्ता में साझेदार रहे, अलायंस में रहे, तो उस समय हमने जो मिनिमम प्रोग्राम था हमारा, उसमें चाहे मूल निवास भू कानून, ये तमाम जो हमारे मुद्दे रहे उनको लेकर के हमने सत्ता साझेदारी की थी, और उसमें दिवाकर भट्ट जी ने जो है 500 से घटा करके 250 वर्ग मीटर किया था, जो भारी लोग हैं उनको यहाँ पे भूमि लेकिन आज बीजेपी ने उसको फिर पुनः वो कर दिया। देखिए आप देखिए हमारे जो 4 जिले हैं, आप कहते हैं कि हम पहाड़ मैदान करते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों ही पहाड़ मैदान करते हैं। और उसका उदाहरण मैं बताता हूँ, जब मूल निवास, जब ये भू कानून की आपने बात की, उस समय आपने 4 मैदानी जिले छोड़ दिए, उधम सिंह नगर आपने छोड़ दिया, हरिद्वार उससे आपने बाहर कर दिया, देहरादून आपने बाहर कर दिया, और इस तरीके से आपने जो है नैनीताल उसमें से बाहर कर दिया। तो ये जो 4 मैदानी जिले हैं और पहाड़ी जिले, जो 9 पहाड़ी जिले हैं, आपने उनमें भू कानून जो है लागू कर दिए। किस तरह का न्याय है, जबकि आपको पता है कि क्या महिलाओं की भी बात कर रही थी, हमारा पर्वतीय अंचल का जिला है। जी बात कर रही थी कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने इतना काम किया। आपको लगता है आप भी एक महिला हैं कि वाकई में उत्तराखंड के अंदर महिलाओं की सुरक्षा हो, रोजगार की बात हो, और जो योजनाएं अब दी जा रही हैं खासकर महिलाओं के हक में, क्योंकि पुरुषों का तो ज़्यादातर ये माना जाता है कि वो तो काम के लिए पलायन कर लेते हैं, लेकिन महिलाएं अपने घर गांव में रहकर काम कर रही हैं, तो उन तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है? देखिए, सिर्फ योजनाएं लागू कर देने से महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, या उनके अकाउंट में 10,000 रुपए डाल देने से महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। हमने तो वो उदाहरण भी देखा है कि जब किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए कौन बनेगा करोड़पति में जीते, और 6 महीने के बाद फिर वो वापस वहीं पर थे, क्योंकि उनको समझ नहीं आया कि उन पैसों का करना क्या है। जब तक आप स्किल नहीं सिखाएंगे महिलाओं को, 10,000 रुपए देने की बजाय अगर महिलाओं को ये कहा जाता कि हम आपको बिल्कुल फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री में हम आपको कुछ ऐसी स्किल सिखाएंगे, चाहे वो ब्यूटी पार्लर से संबंधित हो, सिलाई हो, कढ़ाई हो, बुनाई हो, अचार डालना हो, पापड़ डालना हो, कुछ और हथकरघा उपयोग हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट कर तो रही है। मोदी गवर्नमेंट की कई ऐसी योजनाएं हैं जहां वो ऋण भी दे रही है और प्रशिक्षण भी दे रही है युवाओं को, महिलाओं को। देखिए 10,000 अभी प्रभा जी ने कहा कि 10,000 रुपए हमने सब महिलाओं को दिए कि जिससे कि वो अपना कुछ कामकाज कर सकें। आप समझते हैं कि 10,000 रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक तो लॉलीपॉप था चुनाव का, बिल्कुल 100% लॉलीपॉप, 100% रिश्वत दी जा रही थी बिहार में चुनाव के लिए। देखिए, मैं इसमें ये शब्द यूज नहीं करना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर यूज करना चाहूंगी क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपके पास अकूत धन संपत्ति है, आपके पास बहुत सारा चुनावी चंदा आता है, और आपने चुनावी चंदे को जनता के सामने भी नहीं रखा। वो भी आपने एक नियम बना रखा है कि जनता के सामने हम चुनाव में किसने किसको चंदा दिया वो हम नहीं बताएंगे। तो उसका आपने इस तरीके से यूज किया कि आप महिलाओं के अकाउंट में डाल दीजिए, और कहीं ना कहीं आपने एक तरीके से ये वोट को खरीदने की आपने कोशिश बिहार के चुनाव में की। राकेश जी, आप बताइए। हम इस तरह की कोशिश का उत्तराखंड में भरपूर विरोध करेंगे। एक चीज़ हमने जो देखी है सरकार में कि बहुत सारी योजनाएं सरकार जो है लागू करती है, चाहे किसानों के हक में हो या फिर महिलाओं के, युवाओं के, लेकिन जो गांव के अंदर काम करने वाले लोग हैं उसको लेकर कई बार ये सवाल उठता था कि भाई गांव के अंदर पैदावार तो जो हो रही है, चाहे वो गेहूं हो, चाहे फिर दाल हो, कोई भी उपज हो, तो वो उसको बेचने कहाँ जाएगा? मान लीजिए किसी के घर में 50 किलो या 1 क्विंटल दाल उसने पैदा की, तो बेचने के लिए कहाँ जाएगा? तो कुछ सेंटर्स तो गवर्नमेंट ने खोले हैं जो वहीं पर कलेक्ट करती है वो गवर्नमेंट, और फिर उसको बाहर सप्लाई करती है। तो ये काम भी तो बहुत महत्वपूर्ण काम बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। देखिए, अभी बहुत से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनियां बनाई गई गांव में, जन समूह के द्वारा एक लिमिटेड फर्म में ऑर्गेनाइज की गई है, जो छोटे छोटे किसानों से संपर्क करके उनके उत्पाद को खरीदती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेचती है। उत्तराखंड में भी ये व्यापार खूब चल रहा है, बिल्कुल, जिसे ऑर्गेनिक करके, और जैसे और कई चीज़ों पे, शहद, घी, इन सब पे बहुत काम इन लोग कर रहे हैं, और व्यापारी वर्ग के लोग कर रहे हैं, और यहीं के युवा और बड़ी बड़ी कंपनियां बना के लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार जब विश्व पटल खुला है तो जो जागरूक है उनके लिए व्यवस्थाएं हैं। अब क्या है, योजनाओं का लाभ लेने के लिए मानसिकता होनी चाहिए। आप समझिए, आप एक हम लोगों के जो बिरादरी के लोग हैं, या मतलब जो हिंदू संस्कृति, ये सरकारी लाभ लेने में बहुत पीछे रह जाते। बिल्कुल सही। कारण तो क्या है? मुस्लिम ज्यादा आगे रहते हैं। हाँ, कारण क्या है कि अगर इनके पास इनका पार्षद जाए कि चलिए मैं आपको एक योजना आई है, इसका लाभ दिला देता हूँ, तो पहली बात तो उनके घर आधार कार्ड नहीं मिलेगा, आधार कार्ड मिला तो और जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, और ये भी इंतजार करेंगे कि ये पार्षद ही सारे काम कर देता तो ठीक था। आप समझिए बात। बिल्कुल सही बात। ये मानसिकता है। तो सही तो काम कर रही है, अब सरकार घर घर जा रही है, तो ये सारे काम कर देते तो ठीक था। लेकिन आप दूसरे
बिंदु पे जाओगे तो उनके पास वो सारे पेपर रेडी मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये और पॉजिटिविटी है ना, आज उनसे भी सीखना आप चाहिए। देखिए पूरे, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, लाभार्थी एक दूसरा वर्ग ही होता है। और चूंकि ये हिंदू बाहुल्य राज्य है, तो यहां सरकार को भी और विपक्ष को मैं तो ये चाहूंगा कि अगर सरकार कोई ऐसी योजना चला रही है तो कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो, न्याय पंचायत स्तर पे, पीछे भी जब मुख्यमंत्री चले थे द्वार पे तब भी मैं इसी डिबेट में बैठा था और मैंने कहा था कि ये विरोध का समय नहीं है, जनता के कार्यों का समय है। आपने कहा कि 80-20 थोड़ी देर पहले, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई 20% जो है योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, लेकिन क्या वोट दे रहे हैं वो बीजेपी को? अब वो वोट दे ना दे उनका संवैधानिक अधिकार है, उस पर हम लोग क्यों बोले। जीतराम आर्य जी, अब देखिए लेकिन सरकार, एक सेकंड में बात पूरी कर लूं। अभी क्या चाहिए, अभी सारी राजनीतिक दलों को, चूंकि ये सब सारे राजनीतिक दल डिपेंड किस पे हैं, जनता पे, पब्लिक पे। तो अगर आज सरकार इनके दरवाजे पे ऐसी कोई योजना लेके पहुंच रही है, अधिकारी पहुंच रहे हैं, तो बूथ स्तर का कार्यकर्ता अपने गांव में वंचित, जो योजनाओं से वंचित लोग हैं, उनके सारे संसाधन उपलब्ध करवा के, चाहे वो यूकेडी के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, किसी पे बैन तो लगा नहीं है कि आज अधिकारी आएगा तो यूकेडी का कार्यकर्ता वहां नहीं जा सकता। बिल्कुल सही आज कोई बैन लगा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जा सकता। तो वहां क्या इन पहचान तीनों को थोड़ी हो रही है कि समन्वय आप बना किस पार्टी के, कार्यकर्ता और हैं? गांव और यहाँ की न्याय पंचायतें भी बहुत बड़ी हैं, 25-25, 30-30 किलोमीटर की हैं, तो छोटी न्याय पंचायतें नहीं, कोई जनसंख्या कम है। ठीक है। तो इनको चाहिए कि गांव में हर एक व्यक्ति को ये लाभ मिले और इसका पॉलिटिकल एडवांटेज इन सारे दलों को मिलेगा। तो जीतराम आर्य जी, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि अगर भाई कांग्रेस इस अभियान के साथ जुड़ेगी, काम कराएगी, लोगों के राशन कार्ड बनेंगे, उनको योजनाओं का लाभ होगा, तो कहीं आपकी पार्टी पीछे ना रह जाए और सारा क्रेडिट बीजेपी ना ले जाए, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध की कोई बात नहीं है। ऐसा तो भाजपा का तो ये मीडिया का प्रचार है, ऐसा इसमें कहीं सत्यता नहीं है। जो आपके रोजगार गारंटी कार्ड है, जो आपके हेल्थ कार्ड है, जो आपके मनरेगा के हैं, वो आज से थोड़ी, कितने समय से, सालों से बनते आ रहे हैं। कोई नई चीज थोड़ी है, इसका एक प्रोपोगंडा है, एक नया प्रोपोगंडा। जो मैं कह रहा हूँ ना, पलायन आयोग का आपने 5 साल पहले बनाया, माननीय त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में बन गया था रिवर्स पलायन आयोग, जिसमें मैं बता रहा हूँ डॉक्टर एसएस नेगी है। उससे क्या हुआ, लोगों को रोजगार मिला, लोगों को सुविधाएं मिली, गाँव में सड़कें हैं, स्वास्थ्य की सुविधा है, स्कूलों की अच्छी सुविधा है। आज लोग दर दर भटक रहे हैं स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, और पेंशन के कारण कौन, वो तो आप सीएमओ के पास जाइए, हर आदमी जाता गांव का, वो तो गांव का आदमी कब देगा, जो अधिकारी को जाने क्या जरूरत। हमारे जो जनप्रतिनिधि है, क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत है, प्रमुख है, उनका काम है वो लोगों को, जनता की सेवा, वो भी तो जनता की सेवा के लिए है। तो अधिकारी अगर सेवा कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, फिर तो उसका स्वागत करना चाहिए ना। अगर कोई नई बात नहीं है जी, कोई नई बात नहीं है प्रभा जी, कोई नई बात नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये तो जैसा कि अभी भाई साहब कह रहे हैं कि भाई पहले से ही होता हुआ आया है। बिल्कुल आता हुआ है। देखिए सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही, मैंने कहा है, सेवा ही हमारा लक्ष्य है और हम इसी के साथ नहीं, वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस भी सेवा करती आई है पहले से। नहीं, अगर ये लोग सेवा के भाव से काम करते तो इनको इस जो मैं कह रही हूँ योजना ये चल रही है, अभियान है, इसका विरोध क्यों कर रही है? इनमें इतनी खलबली क्यों मची हुई है? ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं बहुत देर कर दी? ये तो चला, खुद ही तो ये कह रहे हैं देर कर दी, और हम तो ये कर रहे हैं कि हम तो निरंतर सेवा का काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो काम नहीं करना है, ये वो लोग हैं कांग्रेस पार्टी जो धरातल पर कुछ काम नहीं करती है। लेकिन अगर कोई दूसरा भी अच्छा काम करता है तो ये उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं, क्योंकि इनका काम केवल वोट लेना है, वोट के दौरान लोगों को बरगलाना है। आज इनके ही राहुल गांधी थे जिन्होंने 8000 खटाखट करे थे यूपी में, तो क्या वो खटाखट कहाँ चले गए? जब यूपी में चुनाव हार गए, लोग इनके दरवाजे पर गए कि अरे लाइए, तो उसके बाद क्या हो गया इनका? तो कहने का मतलब है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जो वादा करते हैं, जब हम अपनी चुनावी घोषणा पत्र होता है उसको पूरा करते हैं, समय समय पर हम नई नीतियां भी लेकर आते हैं। और अगर हमें कहीं पर लगता है कि हमारा युवा वर्ग है, हमारी महिला वर्ग है, उनको कहीं पर और हमें सशक्त बनाना है, तो समय समय पर नई नई योजनाएं भी लेकर आते हैं सचिन जी। और नई नई, लेकिन सरकारी खजाने से देने की नियत भी तो होनी चाहिए। दे रहे हैं और उसी से राकेश जी, सरकारी खजाने से देने की नियत भी तो होनी चाहिए। एक बात से थोड़ी सी, जो नियत है, मुझे एक बात से थोड़ी सी दिक्कत है, भ्रष्टाचार से, मुझे एक बात से अपने विपक्ष के नेताओं से थोड़ी सी दिक्कत है कि अरे प्रभा जी बढ़ जाएगा आपका। उन्होंने क्या कहा था?
कि मैं प्रभा तो जी- अपनी आंखें बंद कर लूंगा, तुम इस प्रदेश को लूट लो। तो ये प्रभा वो जी- लोग हैं कि जो केवल अपने सत्ता के लिए काम करते हैं, अपनी गद्दी बचाने के लिए ये लोग काम करते हैं। राज्य से और राज्य के विकास से, राज्य के लोगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये ठीक है। सारी चीजें हमने एक कांग्रेस मिनट, के प्रभा जी, शासनकाल बोलिए। में देखी हैं। प्रभा जी आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप थोड़ा हम लोगों को भी मौका दीजिए। ठीक है, नहीं, बोलिए मिश्रा राकेश जी, मैंने आपकी सारी बातें सुनी है और मैं उसी चीज पर बोल रही हूँ कि किसी पर आरोप लगाने से अगर कोई अच्छी योजना आती है तो विपक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए ठीक है। स्वागत करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। अभी अच्छी हमारे योजना पूर्व है, विधायक अगर जी कह रहे थे अधिकारी जा कि रहे हैं, पलायन तो का उसमें मुद्दा इनको है। क्या समस्या आ रही है। मैं पिछले मेरा मतलब पढ़ाई लिखाई बचपन से यही हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि नेताओं का पलायन बहुत जबरदस्त हो गया है। इधर से उधर। नहीं सर, ये पहाड़ से नीचे आ जाते हैं, ऊपर जाते ही नहीं है। अच्छा। तो सबसे पहले तो उत्तराखंड के जितने राजनीति करने वाले लोग हैं ये अपने गांवों में जाके बसे, फिर इनकी राजनीति पलायन पे चर्चा होगी। पहाड़ों से आकर देहरादून, देहरादून में हरिद्वार, सबकी कोठियां हैं सर। सब यहीं रह रहे हैं। सबकी कोठियां हैं। तो इनको और ये रिवर्स पलायन- राजनीति करने देहरादून पहुंचेंगे या हल्द्वानी में रुकेंगे। बीच में ये अपने गांव में कोई ही विधायक मिलेगा आपको, वो अपने बच्चों की शादियां भी यहीं करते हैं और पलायन की सबसे ज्यादा चिंता है। तो सभी तो दल जब सभी एक दल है ना उसमें नेता, एक माननीय जब नीचे उतर आता है तो आम जनता उन विषम परिस्थितियों में क्यों रहे। बिल्कुल। ये चिंतन का विषय है। पलायन तभी रुकेगा जब हमारा नेतृत्व पहाड़ में जाकर अपने गांव में बसेगा। ठीक बात है। आप बोलिए अंकेश जी, क्या वाकई में मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं कि पहले तो रिवर्स पलायन तो राजनेताओं को ही करना पड़ेगा। देहरादून से भाई अपने अपने क्षेत्र में जाइए, सबने कोठियां बना ली यहाँ पर, वहाँ जनता की सुनवाई करेगा कौन? क्या अधिकारियों को भेजने से काम चल जाएगा? बिल्कुल बात सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से आज आप देख रहे होंगे ये वर्तमान, ये पिछले सदन में भी ये बात उठी थी, विधानसभा में भी इस प्रकार की बातें उठी थी और ये उठनी भी चाहिए ऐसी बातें, क्योंकि आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पलायन आयोग तो बनाया, लेकिन वो पलायन आयोग आज स्वयं से पलायन कर गया है। वो जहाँ और उसका दूसरी बात- मुख्यालय था ना अंकेश जी, उसका अधिकारी जो था वो पलायन करके देहरादून बैठा था। वो यहाँ पलायन कर गया। और उसके बाद जो फ्री बीज की बात आती है, 10,000 देने की बात, देखो प्रधानमंत्री जी ने पहले भी उस समय कई बार जो है प्रधानमंत्री जी इस चीज़ का बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन अब जाकर के बिहार के चुनाव में हम देख रहे हैं, चुनाव से 6 दिन पहले जो है उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो ये आपका दोहरा मापदंड तो आप स्वयं कर रहे हैं। आपने जो है, या तो आपको डर था कि हारने का, या तो फिर ये आपके राजनीति, जिस तरीके की राजनीति आप करने आए थे, बदलाव की राजनीति और विकास की राजनीति, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इन 15 सालों में मालूम चल गया कि विकास की राजनीति या इस प्रकार की राजनीति, स्वच्छ राजनीति नहीं कर पाओगे आप जब तक आप उमा जी, आपको क्या लगता नहीं दे है, पाओ। अगर जैसी बात कह रहे हैं जीतराम आर्य जी कि भाई बैलेट पेपर तो है नहीं, ईवीएम है, जो मर्जी चाहे कर लीजिए, तो फिर तो विपक्ष कहीं स्टैंड ही नहीं करेगा, फिर तो बीजेपी ऐसे ही चलती रहेगी? देखिए, इसमें मैं कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी कि बैलेट पेपर या ईवीएम। चुनाव आयोग ने सभी दलों को एक बार बुलाया था कि आप आइए और आप बताइए कि ईवीएम किस तरीके से हैक हो सकती है। तो उस समय भी मैं समझती हूँ विपक्ष ने कोई बहुत ज़्यादा स्टैंड उस समय नहीं लिया था। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी, अगर देश के, दुनिया के विकसित राष्ट्रों में अगर बैलेट पेपर पर आज अमेरिका भी चुनाव कराता है, तो हिंदुस्तान में अगर बैलेट पेपर पर चुनाव हो जाए तो मैं नहीं समझती कि इसमें कुछ गलत है। 1,40,00,000 लोग हैं, 140 करोड़। सर, जब हम 1,40,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चलिए सकते ठीक हैं, है साहब, आप बीजेपी की मैं तारीफ करना सभी चाहूंगी। मेहमानों ने इस खास पेशकश में, इस खास मुद्दे पर अपनी बात रखी। उमा जी, अंकेश जी, प्रभा जी, आर्य जी, राकेश मिश्रा जी, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन जन की सरकार क्या वाकई में जन जन के द्वार जाएगी और योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।